नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर सीरीज में एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस आर, जहाँ म्यू एस क्या था, स्थैतिक घर्षण गुणांक था, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्थैतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण का ग्राफीय निरूपण। देखिए दोस्तों, ग्राफीय निरूपण देखने से पहले हम लोग स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके व्यवहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तब जो है ग्राफ बनाने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा और इसे समझने में भी आसानी होगा। ये हमारा सरफेस है जिस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है m द्रव्यमान का। देखिए, ये हमारा सरफेस हो गया और ये m द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है जिसकी जो है बाहर नीचे की तरफ mg काम करेगा और इसकी प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ r काम कर रहा है। यदि कोई बल जो है F हम लगाकर इधर F बल लगाकर इस पिंड को खींचते हैं, तो इस बल का विरोध करने के लिए इधर इसी तल में इन दोनों तलों के बीच एक घर्षण बल काम करता है, जिससे हम लोग जब पिंड स्थिर रहता है तो उसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, जिसको हम लोग Fs से डिनोट करते हैं। इस Fs से इस F और इस F स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा एक्सटर्नल बल है। ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल बल है, जिससे जो है पिंड को हम लोग गति की अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है? Fs है। Fs मीन्स होता है स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, जो कि इस बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। जब ये ब्लॉक इस बल द्वारा जो है इतना फोर्स लगा दिया जाए कि Fs का मान जो है इस बल से कम हो जाए। Fs का मान इस बल से कम हो जाएगा तो पिंड गति करने लगेगा। उस समय जो दोनों सरफेस के बीच जो घर्षण बल काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Fk से। तो क्या होगा? Fs और Fk में क्या रिलेशन होता है, इसको देखिए हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे। ये हमारा ग्राफ रहा। यहाँ पर मूल बिंदु है और इस तरफ हमारा एक्सटर्नल बल F लग रहा है x अक्ष पर। ये x अक्ष, ये y अक्ष है। शुरू में क्या होता है, जब एक्सटर्नल बल लगना प्रारंभ होता है तो इस y अक्ष क्या लेंगे हम लोग? स्थैतिक घर्षण को लेंगे, Fs को लेंगे, Fs, और इसी पर ही लेंगे हम लोग Fk को भी। अभी Fk पिक्चर में नहीं आया क्योंकि जब तक पिंड गतिमान नहीं होता है तब तक Fk का जो होता है गतिक घर्षण गुणांक वो नहीं आता है। तो जब तक पिंड स्थिर रहता है, जैसे जैसे F बढ़ता है, माने एक्सटर्नल बल बढ़ता है, ये वाला बल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे Fs भी बढ़ता है, क्योंकि ये एक समंजनशील बल होता है। जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है, वो एक समायोजित होने वाला बल होता है। तो जैसे जैसे F बढ़ेगा वैसे वैसे Fs भी बढ़ते जाता है। और यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे F बढ़ रहा है, F यहाँ पहुँचा, सबसे पहले यहाँ था, 0 से चला तो ये भी 0, ये यहाँ पहुँचा तो ये भी यहाँ पहुँचा। यानी जैसे जैसे F बढ़ रहा है वैसे वैसे Fs भी बढ़ रहा है। यानी दोनों में क्या है? लीनियर रिलेशन है। ठीक, अब मान लेते हैं इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद देखिए, ये बल और ये बल दोनों समान मात्रा में लग रहे हैं, बराबर हैं। तो ये जो परिणामी हो जाएगा इसके और इसके एकदम बीच में से जाएगा, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री।
आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, जब F का मान Fs के अधिकतम मान तक पहुँच गया है, अब इससे ज़्यादा F लगाएंगे पिंड गति करने लगेगा। पिंड क्या होगा, F अब जो है अपने अधिकतम मान तक पहुँच चुका है, जो कि Fs के अधिकतम मान के बराबर होता है। अब इससे ज़्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, पिंड गतिमान हो जाएगा। और पिंड गतिमान हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, कौन सा बल लगेगा यहाँ पर दोनों सरफेस के बीच में, गतिक घर्षण बल लगने लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग F को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अब F को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इस तरीके से हमारा जो Fs था, स्थैतिक घर्षण गुणांक, वो घट जाता है और घट के क्या हो जाता है, Fk हो जाता है। Fk जो कि गतिक घर्षण गुणांक है। इसीलिए बोला जाता है गतिक घर्षण गुणांक का मान जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम सीमांत, जिसको सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचा था। सीमांत घर्षण बल तक यहाँ तक पहुँचा था। अब इससे ज़्यादा जो है हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, Fk आ जाएगा। अब रोल में Fk आ जाएगा क्योंकि पिंड गतिमान हो चुका होगा। तो Fk का मान जो होता है Fs से कम होता है, इसीलिए यहाँ पर ग्राफ नीचे चला गया। तो ये होता है हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक का ग्राफीय निरूपण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसका जो है थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी किस प्रकार लिखना है, इसमें थ्योरी लिखना बहुत ही आसान है। जो हम लोग यहाँ पर अभी ग्राफ में किए हैं उसी को सीधा सीधा थ्योरी फॉर्म में लिख देना है और कुछ नहीं करना है आप लोग को। देखिए, यदि x y तल में किसी पिंड पर लग रहे बल को x अक्ष पर लें और पिंड तथा तल के बीच लग रहे घर्षण की स्थितियों को y अक्ष पर लें। देखिए, हम लोग क्या किए हैं, x अक्ष पर लग रहे बल को लिए हैं, x अक्ष पर लग रहे बल को लिए हैं और y अक्ष पर क्या लिए हैं, y अक्ष पर घर्षण की स्थितियों के लिए हैं। घर्षण की दो स्थितियां होती हैं, एक स्थैतिक घर्षण की स्थिति होती है, दूसरा गतिक घर्षण की स्थिति होती है। तो दोनों स्थितियों को हम लोग किस पे लिए हैं, y अक्ष पर। जो हम लोग ग्राफ में बनाए हैं उसी को हम लोग यहाँ थ्योरी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसके बाद जो है क्या लिखेंगे, ग्राफ से यह प्राप्त होता है कि जब y बल F बराबर 0 से बढ़ता है तो Fs भी बल के अनुपात में बढ़ता है। इसीलिए F तथा Fs में एक सीमा तक लीनियर संबंध होता है। देखिए, Fs क्या होता है, एक समायोजित होने वाला बल होता है। तो जैसे जैसे ये एक्सटर्नल बल बढ़ता है पिंड पर, वैसे वैसे Fs भी बढ़ता है। लेकिन Fs के बढ़ने की दर क्या होती है, एक सीमा तक ही होती है। इसके बाद Fs जो है घट के Fk में कन्वर्ट हो जाता है और पिंड गतिमान हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, ये Fs का अधिकतम मान था, जिसको सीमांत घर्षण बल बोलते हैं हम लोग, सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा जब ये F लगा जाता है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होता है, Fs का मान घट जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं Fk, गतिक घर्षण बल। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, ग्राफ से यह प्राप्त होता है कि जब y बल F बराबर 0 से बढ़ता है तो Fs भी बल के अनुपात में बढ़ता है। जब F बढ़ रहा था तो Fs भी बढ़ रहा था। इसीलिए F तथा Fs में एक सीमा तक लीनियर संबंध होता है। यहाँ तक OA तक लीनियर संबंध था। देखिए, OA तक लीनियर संबंध था, इसीलिए इसमें लिखा गया एक सीमा तक लीनियर संबंध होता है। ग्राफ में जहाँ तक F तथा Fs में रेखीय संबंध है, वहाँ तक पिंड स्थिर अवस्था में रहता है। यानी Fs और F में जहाँ तक लीनियर संबंध था, वहाँ तक क्या था, पिंड स्थिर था। लेकिन जैसे ही पिंड गतिमान हुआ, जब F का मान सीमांत घर्षण से अधिक हो जाता है, सीमांत घर्षण मतलब अधिकतम बल से, जो अधिकतम घर्षण बल था उससे अधिक हो जाता है, तो वस्तु गतिमान हो जाती है। जिससे वस्तु पर इस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। जब पिंड गतिमान हो जाता है तो जो घर्षण बल लगता है दोनों तलों की मध्य, उसको हम लोग बोलते हैं गतिक घर्षण, जिसे ग्राफ से F के द्वारा दिखाया गया है। और गतिक घर्षण का ग्राफ नॉन लीनियर है। देखिए, यहाँ पर जब जैसे ही पिंड गति करने लगता है, वहाँ पर घर्षण बल का जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर हमको प्राप्त होता है। यही बात हम लोग यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो ये है सबसे आसान तरीका स्थैतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण को निरूपित करने का या फिर उसको लिखने का।
अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है घर्षण कोण, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं फ्रिक्शन एंगल। देखिए घर्षण कोण को हम लोग दो स्थितियों में प्राप्त करेंगे। पहला स्थिति है जब पिंड क्षैतिज तल पर रखा हो, तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक सीधे सीधे लिख सकते हैं और एक समझ जैसे मान लीजिए अगर 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम लोग सीधा सीधा इसको लिखेंगे। यदि 5 नंबर में आता है तो फिगर बनाएंगे और ये पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद इसको लिखेंगे। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है हमको। पहला स्थिति जब पिंड क्षैतिज तल पर रखा हो, तो ये हमारा क्षैतिज तल है जिसके ऊपर एक पिंड रखा हुआ है m द्रव्यमान का। इस पर एक वाह्य बल F लग रहा है और इसके विपरीत दिशा में एक Fs जो कि घर्षण बल होता है ये लग रहा है। ये एक प्रतिक्रिया है mg को जो संतुलित करती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर r और Fs का परिणामी इसके बीच से जा रहा है, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज को देखिए यहाँ से OABC एक समांतर चतुर्भुज को डिनोट कर रहा है। तो जिसमें क्या है, वेक्टर Fs है और r है, इसका परिणामी OB द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और OB यदि r के साथ थीटा कोण पे हो, OB r के साथ थीटा कोण पे हो, तो यही थीटा क्या होता है, घर्षण कोण होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जब डिटेल में लिखना हो तो जो मैं अभी बोला हूँ उसको पूरा का पूरा उतार देना है, और 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा तो इसको लिखेंगे। अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे लिखना है। जब m द्रव्यमान का पिंड किसी क्षैतिज तल में रखा हो और यदि उस पर F बल चित्र के अनुसार लग रहा हो, देखिए जो फिगर में हम लोगों ने बनाया है उसी को सिर्फ यहाँ पर नीचे उतार देना है सेम टू सेम। आई होप ये लिखने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर फिगर में छापे हैं उसी को जो है नीचे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। जब m द्रव्यमान का पिंड किसी क्षैतिज समतल में रखा हो और यदि उस पर F बल चित्र के अनुसार लग रहा हो, जिसका विरोध Fs द्वारा किया जा रहा हो। यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर फिगर में बनाया था उसी को यहाँ पर सेम टू सेम लिख रहे हैं। यदि Fs सीमांत घर्षण की स्थिति में हो, देखिए यहाँ पर Fs का एक कंडीशन दिया हुआ है, जब Fs क्या हो, सीमांत घर्षण की स्थिति मतलब अपने अधिकतम मान पर हो। सीमांत घर्षण का मतलब ही होता है घर्षण बल का अधिकतम मान। Fs सीमांत घर्षण की स्थिति में हो तो Fs तथा R का परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार इन दोनों के बीच से होकर जाएगा। माना परिणामी S है, देखिए Fs और R का परिणामी इन दोनों के बीच में से होकर जाएगा, जो कि समांतर चतुर्भुज OABC के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाएगा। माना परिणामी S है जो कि R के साथ थीटा कोण पर है, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया थी उसके साथ थीटा कोण पर है, तो इसी कोण को क्या बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं। अब इसको एकदम छोटे रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, अतः Fs तथा R का परिणामी S, देखिए Fs तथा R का परिणामी S, R के साथ जो कोण बनाता है घर्षण कोण कहलाता है। देखिए R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। यहाँ पर R के साथ ये R है, R के साथ जो S एंगल बना रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा स्थिति, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब देखिए इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करा देते हैं। देखिए इस फिगर को सामने रखेंगे, सॉरी एक दोनों नहीं आ पा रहा है। देखिए समांतर चतुर्भुज OABC में क्या किए हैं, वेक्टर OC कहाँ है, OC
ओ सी, ये एफ एस बराबर वेक्टर ए बी देखिए ये दोनों समांतर हैं और एक ही दिशा में है, तो ये ओ सी और ए बी दोनों बराबर कहे जाएंगे। तो ओ सी क्या है, एफ एस को डिनोट कर रहा है, तो इसको एफ एस के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी में tan थीटा लगाएंगे तो हमको ए बी अपान ओ ए प्राप्त होगा। tan थीटा बराबर, यह देखिए थीटा यहाँ है तो इसके सामने का जो सामने की जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब, और ये आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसको रखेंगे, ए बी का मान एफ एस है और ओ ए का मान आर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एफ एस को हम लोग म्यू आर भी लिखते हैं, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस आर। तो म्यू एस आर लिखेंगे तो आर से आर कट जाएगा, तो म्यू एस बराबर हो जाएगा tan थीटा। म्यू एस बराबर tan थीटा, जहाँ म्यू एस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक है। इसके बाद हमारा दूसरा स्थिति है, द्वितीय स्थिति, जब पिंड जो है आनत तल पर हो। आनत तल का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड, जिसको बोलते हैं ढलान पर हो, इस तरीके से। तो देखिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, आनत तल पर कैसे काम होता है। देखिए आनत तल पे सबसे पहले ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और इससे जो है थीटा कोण पे कोई तल है, ये तल है जिस पे कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। तो इसका जो भार होगा ये वर्टिकली नीचे की तरफ काम करेगा mg, और मान लेते हैं ये तल थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इसकी अविलंब प्रतिक्रिया जो होगी इस तल के, देखिए अविलंब प्रतिक्रिया हमेशा जिस तल पर पिंड रखा होता है उसके लंबवत काम करता है। देखिए ये हो गया अविलंब प्रतिक्रिया आर इस तल के लंबवत रहेगा, और इसको संतुलित करने के लिए, देखिए इसको संतुलित करने के लिए mg का घटक, देखिए जो एंगल यहाँ पर थीटा है वही एंगल यहाँ पर भी थीटा रहेगा। तो mg का घटक mg cos थीटा इधर आ जाएगा, mg cos थीटा। mg cos थीटा r को संतुलित करेगा, और mg का ही एक दूसरा घटक जिसको वर्टिकल घटक बोलेंगे हम लोग, इधर काम करेगा mg sin थीटा, जो कि इधर इसको आगे की तरफ फिसलाएगा। यदि mg sin थीटा इधर काम करेगा तो इसको संतुलित करने के लिए इसके पीछे एक बल काम करेगा, जिसको हम लोग Fs घर्षण बल बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं B है, और ये C है, और ये A है। देखिए अब यहाँ पर घर्षण कोण को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो घर्षण कोण देखिए हमेशा सीमांत स्थिति में ही निकलता है। सीमांत स्थिति में यानी जब पिंड चलने वाला होता है, तो मान लेते हैं ये थीटा का मान इतना है कि इससे ज़्यादा अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे, इस थीटा का मान इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पिंड अपने आप mg sin थीटा भार के कारण इस तल पर सरकने लगेगा। mg sin थीटा के कारण इस तल पर सरकने लगेगा। अब इससे ज़्यादा अगर हम लोग एंगल बढ़ाए तो यानी ये सीमांत स्थिति में है, ठीक। तो अब ये पिंड संतुलन की अवस्था में है, यानी चल नहीं रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग सभी बलों को एक दूसरे के बराबर करेंगे और समीकरण प्राप्त करके म्यू एस का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें देख सकते हैं एफ एस का मान किसके बराबर है, एफ एस एकदम सीमांत स्थिति में है, तो एफ एस किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ एस का मान हमारा हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक। अब इसके बाद ये r किसके बराबर है, r देखिए mg cos थीटा द्वारा संतुलित हो रहा है, तो r बराबर लिख सकते हैं mg sin थीटा। अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ एस अपान आर, और यहाँ पर देखिए mg sin थीटा अपान में mg
कॉस थीटा। तो एम जी से एम जी कट जाएगा, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा एफ एस अपान आर। अब टैन थीटा बराबर एफ एस को लिख सकते हैं म्यू एस आर, ये आर, तो ये आर से ये आर कट गया। तो फिर से हमको प्राप्त हुआ कि म्यू एस बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो इन दो तरीक़ों से जो है हम लोग घर्षण कोण को निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर जो मैंने डेरिवेशन कराया इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ये फिगर को आप लोग बना लेंगे और देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है। उपरोक्त चित्र में थीटा वह झुकाव कोण स्थिति है, झुकाव की स्थिति है जिससे अधिक झुकाव करने पर पिंड AB तल पर सरकने लगेगा, यानी ये सीमांत स्थिति में है। इससे अगर अधिक कोण को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो पिंड है अपने आप सरकने लगेगा। तो जब भी हम लोग घर्षण कोण को निकालते हैं सीमांत स्थिति में निकालते हैं, जैसे क्षैतिज तल में निकाले थे वैसे ही ये आनत तल मतलब एक झुका हुआ तल पर निकालेंगे। तो पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। देखिए ये पिंड का भार यहाँ नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है, जिसके दो घटक हैं mg cos थीटा और mg sin थीटा। और अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है, आनत तल के लंबवत होती है। यहाँ पर लिखा हुआ अभिलंब प्रतिक्रिया R तल AB के लंबवत होती है। जो तल AB क्या है, ये आनत तल है। देखिए आनत तल को ही AB द्वारा डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए वही संतुलन की स्थिति में Fs बराबर mg sin थीटा, R बराबर mg cos थीटा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा म्यूस बराबर टैन थीटा। इसी प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक के लिए ये देखिए सीमांत घर्षण गुणांक था, ये म्यूएस क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक है। तो हम लोग इसीलिए इसी प्रकार सेम टू सेम जैसे अभी इसको निकाले हैं सीमांत घर्षण की स्थिति में, वैसे ही जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक को भी निकाल सकते हैं स्थैतिक घर्षण की स्थिति में। तो उसको कैसे निकालेंगे, स्थैतिक घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या है, म्यू एस है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक तल के झुकाव कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। स्पर्शजा मतलब टैंजेंट होता है, टैन थीटा होता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया, अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक तल के झुकाव कोण के स्पर्शजा के बराबर होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।